हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि आप देख रहे थे साइंस एंड टेक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और अब हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ पर, जिसमें कि हम डे 1 में टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के बारे में हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द जीन्स फ्रॉम द मस्टर्ड प्लांट एंड सोइल बैक्टीरियम। सेकेंड है, इट इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। थर्ड है, द इंडियन गवर्नमेंट अलाउड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टिव एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रिसेंटली। तो बताइए इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले मैं गोल्डन राइस के बारे में कई सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। ठीक है, तो गोल्डन राइस क्या है, देखो लेट 1990s में ना, जब लेट 1990s चल रही थी, लेट 1990s में क्या हुआ, जर्मन जो साइंटिस्ट थे, कहाँ पे, जर्मन साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक GM जेनेटिकली मॉडिफाइड और एक बायोफोर्टिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड और बायोफोर्टिफाइड वैरायटी किसकी, राइस की। किसकी वैरायटी, किसकी, राइस की। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब उसके जीन्स में चेंज किया गया। ठीक है, उनके जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। और बायोफोर्टिफाइड मतलब उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, अगर उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया तो उसमें कौन कौन से जीन्स डाले गए, सीधी बात है। ठीक है, तो उसमें कोई जीन्स डाले गए होंगे, तो वो जीन कहाँ कहाँ से डाले गए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जेनेटिकली जब मॉडिफिकेशन किया गया तो 2 जीन्स उसके अंदर इंसर्ट किए गए। एक है CRTL और एक किया गया PSY। CRTL को बोलते हैं फाइटोइन डेल्टुरेज और PSY को बोला गया फाइटोइन सिंथेस। ठीक है, ये जो CRTL था, ये जीन आया था सोइल बैक्टीरियम से। ये जो जीन आया था, ये कहाँ से आया था, सोइल बैक्टीरियम से। और सोइल बैक्टीरियम का नाम क्या है, अगर कभी आ भी जाए तो उसका नाम है इरविनिया इरेडोवोरा। ठीक है, और फाइटोइन सिंथेस का जो ये था जीन, ये कहाँ से लिया था, हमने एक मेज की वैरायटी से लिया था। किसकी वैरायटी से लिया था, एक मेज की वैरायटी से लिया था। और क्या नाम था उसका, डैफोडिल, मेज का डैफोडिल नार्स इशू। ठीक है, ये इसका नाम था। सूडोनार्सिसियस जिसको बोलते हैं, इसको क्या दूसरा नाम क्या है इसका, सूडोनार्सिसियस। ठीक है, ये 2 जीन्स इसमें ऐड किए गए। किस में ऐड किए गए, ये 2 जीन गोल्डन राइस में। किसमें, गोल्डन राइस में ये 2 जीन ऐड किए गए। और बायोफोर्टिफिकेशन मतलब हमने ये ऐड ही क्यों किए, हमने इसलिए ऐड किए इसमें कि ताकि इसमें क्या हो सके, ज़्यादा एक्कम्पलेशन हो सके किसकी, कैरोटीनॉइड्स की एंड बीटा कैरोटीन की। ये कौन से विटामिन में होते हैं, ये कौन से, इन दोनों को कहा जाता है प्रोविटामिन ए। इसको क्या बोलता है, प्रोविटामिन ए। इसका मतलब इस गोल्डन राइस में किसकी एक्कम्पलेशन हो गई, किसकी, हमने न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज की, विटामिन ए की। विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना बच्चों में, चिल्ड्रंस में ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस। और मीजल्स का भी कोज समटाइम्स हमारा विटामिन ए ही होता है। तो इसीलिए इसमें विटामिन ए की वो की गई, विटामिन ए को इंक्रीज़ किया गया गोल्डन राइस में, ताकि हमारी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है फूड की वो इंक्रीज़ हो सके और फूड सिक्योरिटी भी वहाँ की इंक्रीज हो सके। अब आप बोलोगे कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ किया, नहीं। अभी जो फिलीपाइंस की गवर्नमेंट है ना, फिलीपाइंस की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको अलाउ किया है, गोल्डन राइस को अपने कंट्री में उन्होंने इसको अलाउ कर दिया है फूड सिक्योरिटी के लिए और इसके लिए, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो पब्लिक है उसको वो ना हो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ ना हो। क्या इंडिया में भी कोई क्रॉप अलाउड है, इंडिया में केवल एक ही क्रॉप अलाउड है, उसको बोलते हैं BT कॉटन। इंडिया में केवल एक ही क्रॉप अलाउड है जिसको बोलते हैं BT कॉटन, जिसमें कि क्राई 1AB और क्राई 2AC। ठीक है, ये 2 जीन डाले गए थे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
और बस, और इंडिया में इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? GEAC जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, ठीक है, ये इसको एडमिनिस्टर करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये हो गया हमारा क्या कि सबसे पहले किसने इसको डेवलप किया? जर्मन साइंटिस्ट ने, ठीक है। क्या है? एक बायोफोर्टिफाइड वेराइटी है, किसकी है? इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन राइस। और इसमें कौन से 2 जीन डाले गए हैं? एक CRTL और एक PSY। CRTL कहाँ से डाला गया? एक सोइल के बैक्टीरियम से, ठीक है, उसको बोलते हैं इरविनिया रेडोवोरा। और जो PSY है उसको क्या बोलते हैं? फाइटोइन सिंथेज। ये कहाँ का जीन है? मेज का। मेज की कौन सी वेराइटी? डैफोडिल नार्कोसिस सूडो नार्कोसिस, ठीक है। तो इसमें कौन सी की बायोफोर्टिफिकेशन की गई? कैरोटिनोइड्स और बीटा कैरोटीन की। ये किसके कंपोनेंट है? प्रोविटामिन ए के। विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस एंड मीजल्स भी समटाइम्स हो जाती है। तो ये इनसे बचने के लिए अभी फिलीपाइंस गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसको अपनी कंट्री में अलाउ किया है। इंडिया में कोई क्रॉप की वैरायटी अलाउड है? यस, BT कॉटन अलाउड है इंडिया में। कौन कौन से जीन डाले जाते हैं? क्राई1 AB, क्राई2 AC, ठीक है। और कौन इंडिया में जो GM क्रॉप्स हैं उनको कौन एडमिनिस्टर करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, GEAC। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। सबसे पहले है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द जीन फ्रॉम द मस्टर्ड प्लांट एंड सोइल बैक्टीरियम। अभी पता किया कि एक तो सोइल बैक्टीरियम था और एक क्या था? मेज प्लांट। मस्टर्ड प्लांट नहीं था, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट नहीं था। सेकंड है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, अभी बताया कि ये विटामिन ए का सोर्स होता है। थर्ड है इंडियन गवर्नमेंट अलाउड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टिव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसको सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में वो किया है, अलाउ किया है। इंडिया ने नहीं, इसको फिलीपींस गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट भी इसकी रॉन्ग है, ठीक है। आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमें? With reference to recently launched web-based portal called Digital Ocean, consider the following statement। हमें डिजिटल ओशन के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है डेटा मैनेजमेंट के लिए। सेकंड है इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द एजिज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो डेवलप की गई है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की गई है, ठीक है। तो देखो ये डिजिटल ओशन आपको क्या लग रहा है? क्या एक वेब बेस्ड आपको मतलब स्टेटमेंट से ही लग रहा होगा? येस, इट कैन बी ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, किसके लिए? ओशन के जितना भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने लॉन्च नहीं किया, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। किसने लॉन्च किया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में भी किसने डेवलप किया है? इनकोइस, आपने नाम सुना होगा, इनकोइस ने इसको डेवलप किया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। और इनकोइस, अगर मैं इनकोइस की बात करूँ, इनकोइस क्या है, ठीक है, अगर मैं इनकोइस की बात करूँ कि इनकोइस क्या है, तो देखो इनकोइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। किसके अंडर है? अभी बताया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। कब बना था? 1999 में बना था। क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या इनकोइस? ऑटोनोमस बॉडी है, बस। और क्या है? और ये किसकी यूनिट है? यूनिट है हमारी ESSO की। ESSO क्या है? अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है? एक यूनिट है। और मेनली क्या है? जितनी भी बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होती है हमारी ओशन की, और तो उसको प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती है, और एडवाइजरी सर्विस देती है सोसाइटी को कि मतलब क्या करना चाहिए ओशन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या करती है ये? ओशन इन्फॉर्मेशन देती है। वो तो आपको इसकी उससे ही पता चल गया होगा डेफिनेशन से। ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और क्या है? एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है ओशंस को। तो ये हो गया हमारा इनकोइस, ठीक है, ये हो गया हमारा इनकोइस। और ये जब इनकोइस जो डिजिटल ओशन को यूज़ करेगी तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी? तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी जब ये इनकोइस किसको यूज़ करेगी? डिजिटल ओशन को। तो कोई टेक्नोलॉजी तो यूज़ करती होगी, किस टेक्नोलॉजी से करेगी? येस, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। एक तो करेगी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, और एक करेगी 3D डाटा, 3D, ठीक है, एंड 4D डेटा विजुअलाइजेशन। याद रखना 3D डेटा भी, 4D डेटा का विजुअलाइजेशन। और डिजिटल इंडिया के तरफ ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। और स्टेप है किसके तरफ? टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया हमारा। आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ई।
आंसर क्या आ गया हमारा ए। तो इसमें क्या अभी डिजिटल ओशन है, क्या ओशन के बारे में कोई और इनिशिएटिव चल रहा है? तो देखो फिर से एक बार नोट्स बना लेते हैं कि क्या ओशंस के बारे में कोई और इसी से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव चल रहे हैं। यस, एक इनिशिएटिव चल रहा है डीप ओशन मिशन, आपने सुना होगा डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन कब रिलीज हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। किसके लिए? डीप ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर व्हीकल्स, रोबोटिक्स उसमें यूज़ करने के लिए, ठीक है। और क्या है इसमें मेनली इस प्लान के अंडर मेनली 2 मिशंस थे। इस प्लान के अंडर क्या थे? मेनली 2 मिशंस थे। कौन से? एक तो था डीसैलिनेशन प्लांट, एक था डीसैलिनेशन प्लांट, और एक था सबमर्सिबल व्हीकल, सबमर्सिबल व्हीकल। सबमर्सिबल व्हीकल जो था वो 6 किलोमीटर की डेप्थ तक वो कर सकता था एक्सप्लोर। और जो डिसैलिनेशन मेनली प्लांट थे ये किसके द्वारा चलते थे? मतलब जो पानी को डिसैलिनेट करते थे, मतलब उसकी सैलिनिटी को वो करते थे, मतलब वाटर को प्योर बनाते थे उसको, वो था मेनली टाइडल एनर्जी के द्वारा। ये किया गया था मेनली टाइडल एनर्जी से, ठीक है। ये किया गया था मेनली टाइडल एनर्जी से। तो एक मिशन चल रहा है डिजिटल ओशन मिशन, और एक चल रहा है हमारा क्या, ये डिजिटल ओशन मिशन, एक डीप ओशन मिशन, ठीक है। ये 2 मिशन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 3D बायो प्रिंटिंग के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है? 3D बायो प्रिंटिंग के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट यूजेस सेल्स एंड अदर बायोकम्पैटिबल मटेरियल एज इंक। ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें कि सेल्स को और अदर जो बायोकम्पैटिबल मटेरियल है उसको इंक की तरह यूज़ किया जाता है। यस, तो तभी ना उसको बोलेंगे 3D बायो प्रिंटिंग। बायो मतलब लिविंग, प्रिंटिंग मतलब प्रिंट करना, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिंट करना, मतलब किसी की उसकी सेल्स या कोई भी बायोकम्पैटिबल मटेरियल है उसको एज ए इंक की तरह प्रिंट करना, उसको बोलते हैं 3D बायो प्रिंटिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मेनली कहाँ यूज़ होती है? ये टिश्यू इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, ठीक है। मेनली कहाँ यूज़ होती है? टिश्यू इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग में ये यूज़ होती है मेनली, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है इट प्रिंट्स लिविंग स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर विच मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ नेचुरल लिविंग सिस्टम। यस, ये लेयर बाय लेयर प्रिंट होती है जिसकी जो बिहेवियर है वो नेचुरल लिविंग सिस्टम से वो हो जाए। और तो अगर इसका 3D बायो प्रिंटिंग का, अगर हम 3D बायो प्रिंटिंग, एक होती है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर कौन है? तो यूएस से जो है वो इसका सबसे लीडिंग प्लेयर है 3D प्रिंटिंग का, ठीक है। क्योंकि मोर देन 35% शेयर जो है वर्ल्ड का ग्लोबल शेयर वो किसके पास है? यूएसए के पास है, ठीक है। एशिया, अगर मैं एशिया की बात करूं, एशिया में जो 3D प्रिंटिंग का जो मैक्सिमम शेयर है वो किसके पास है? 50% चाइना के पास है। एशिया का 50%, ठीक है। एशिया का 50% चाइना के पास है, और एशिया का 30% किसके पास है? जापान के पास है। एंड देन किसके पास है? 10% कोरिया के पास है, ठीक है। इंडिया अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है। तो चाइना, जापान और कोरिया ये 3 कंट्रीज़ हैं जो अभी 3D प्रिंटिंग में आगे हैं हमारे एशिया में, और यूएस से जो है वो ग्लोबली सबसे आगे ग्लोबल लीडर है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। आंसर आ जाता है इसका सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोलता है हमें नैनो मिसाइल्स के बारे में बोलता है, जो हमें रिसेंटली देखने को मिलते हैं। नैनो मिसाइल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नैनो मिसाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में आपको सुनने को दे रहा होगा कि जो नैनो मिसाइल्स होते हैं वो होते हैं बी, नैनो स्ट्रक्चर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये क्या होते हैं? नैनो स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है? 10 to 100 नैनोमीटर का, 10 to 100 नैनोमीटर का होता है। और इनमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि आउटर शेल होती है, और एक हाइड्रोफोबिक होता है एक्सटीरियर, ठीक है। इससे क्या होता है ये ऐसा क्यों बनाया जाता है? हाइड्रोफिलिक और फोबिक पार्ट क्यों बनाया जाता है? ताकि जो ड्रग्स हैं उनको पुअरली वाटर सोल्यूबल बना सके और ड्रग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बचा सके, ठीक है। मेनली किसके नैनो मिसाइल्स किसको बनाने में यूज़ होते हैं? ड्रग्स को बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। ड्रग्स को बनाने में यूज़ होते हैं ताकि वो वाटर सोल्यूबल ना हो सके उनका एक्सटीरियर, और ड्रग्स जो है अपने टारगेट तक जाके पहुँच सकें, ठीक है। मेनली किस में यूज की जाती है नैनो मिसाइल्स? मेनली कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। मेनली किस में की जाती है? कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं नैनो मिसाइल्स, ठीक है। और देखो, अगर अभी क्या केवल नैनो मिसाइल्स ही न्यूज़ में चल रहे हैं? नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं? कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ लिया नैनो मिसाइल्स एक न्यूज़ में चल रहा है। एक न्यूज़ में चल रहा है टारडीग्रेड्स। क्या न्यूज़ में चल रहा है? एक चल रहा है टारडीग्रेड्स। टारडीग्रेड्स या इसको वाटर बियर्स भी बोलते हैं। टारडीग्रेड्स को क्या बोलते हैं? वाटर बियर्स भी बोलते हैं। ये कुछ मिलीमीटर के क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। कुछ मिलीमीटर के क्रिएटर्स होते हैं जो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं? क्रिएचर्स होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिसको मान लो मिलीमीटर लॉन्ग, बस थोड़े मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और
ज़्यादा से ज़्यादा इनका टेम्परेचर इतना हो सकता है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, फ्रोज कहाँ तक हो सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑलमोस्ट 0 तक, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हो सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक भी ये कर सकते हैं। मेनली अभी किसने किया है, इजरायली स्पेसक्राफ्ट जो अभी मून पे गया था 2019 में, और वो क्रैश कर गया था लैंडिंग करते टाइम, तो उसमें ये भेजे गए थे। ठीक है, क्या है, इजरायली स्पेसक्राफ्ट में इनको भेजा गया था। ठीक है, 2019 में जो मून पे गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए टारडिग्रेड्स न्यूज़ में थे। दूसरी कोई न्यूज़ में, यस दूसरी एक है न्यूज़ में, यूरीथिनीज प्लास्टिकस क्या है, एक क्रस्टेशियन की न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ है। क्या है ये, एक क्रस्टेशियन की स्पीसीज़ है, क्रस्टेशियन एक स्पीसीज़ है। कहाँ से मिली है हमें ये, पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन में भी कहाँ से, मैरियाना ट्रेंच से। कहाँ से, मैरियाना ट्रेंच जो है हमारा पैसिफिक ओशन का, वहाँ से हमें मिली है। ठीक है, वहाँ से हमें मिली है। और मेनली इस एनिमल के अंडर प्लास्टिक इसने इंजेक्ट कर रखा था, इसलिए इसका नाम लिख दिया गया यूरीथिनीस प्लास्टिकस। ये नई क्रस्टेशियन की एक वैरायटी है। आपसे पूछ सकते हैं ये एनिमल की वैरायटी है, ये प्लांट की वैरायटी है, ये किसकी वैरायटी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ लिख देंगे कि अटलांटिक ओशन में मिली है, नहीं, कहाँ मिली है, पैसिफिक ओशन में मिली है। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड मतलब एक और न्यूज़ में है, फेंडोजे और जिसको बोलते हैं स्ट्राइवर, फेंडोजे जो है ये कहाँ मिली है, चाइना में। ये क्या मिली है, चाइना में, और सब में मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ही मिली है, और ये 10 किलोमीटर तक नीचे जा सकती है। ठीक है, रिसर्चर ने इसको फाउंड किया है। ठीक है, अभी लाइव स्ट्रीम भी किया था फेंडोजा को। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है, ये 10 किलोमीटर डिसेंड कर सकता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, सबमेरिन ट्रेंच में। ठीक है, उसको बोलते हैं फुंडोजे और स्ट्राइवर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें और न्यूज़ में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लेना। टारडिग्रेड्स या जिसको वाटर बियर्स भी कहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूरीथिनीज की क्या है, और फेंडोजे या स्ट्राइवर की क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये न्यूज़ में आ सकता है। तो हमारा हो गया नैनोमिशल्स न्यूज़ में है, वो क्यों है, क्योंकि वो नैनो स्ट्रक्चर होता है जो कि डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विद रेफरेंस टू लासा फीवर। लासा फीवर के बारे में कुछ न्यूज़ में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द लासा फीवर इज़ वन ऑफ द हिमरेजिक फीवर डिजीज़। जो ये है हिमरेजिक फीवर डिजीज़ है, यस, ये जो है हिमरेजिक फीवर डिजीज़, लासा फीवर क्या है, एक हिमरेजिक फीवर है। सेकंड है, लाइक द इबोला, लासा फीवर इज़ कॉन्टेजियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। याद रखना, ये इबोला की तरह कॉन्टेजियस नहीं है पर्सन टू पर्सन, और इबोला की तरह ये इतना ज़्यादा डेडली भी नहीं है। जितना इबोला वायरस डेडली है, उतना ये पर्सन ना तो पर्सन टू पर्सन फैलता है, ना ही ये इतना ज़्यादा डेडली है। थर्ड है, लासा फीवर इज़ टाइपिकली ट्रांसमिटेड बाय द यूरिन और फीसिस ऑफ मैस्टोमिस रेट्स टू ह्यूमन्स। ये जो होता है मेनली फैलता है जो यूरिन के वो होते हैं, उससे जो वो ह्यूमन्स तक आ जाते हैं। बिल्कुल, ये जो मेनली यूरिन के पीसीस से मेनली वहाँ पे फैलता है, रेट्स के पीसीस से वहाँ पे फैलता है, ह्यूमन्स में फैल जाता है। मेनली इससे हेल्थ वर्कर जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये मतलब ब्लड, यूरिन, फ्लूइड, स्टूल्स, वो मेनली लासा फीवर के उसमें है सबसे ज़्यादा, मतलब हाई रिस्क पे जो है वो हेल्थ वर्कर्स हैं। ठीक है, ये है इसमें। और ओवरऑल केस फैटिलिटी इसमें 1% के आसपास है। ओवरऑल केस फैटिलिटी की बात करें तो इसमें 1% के आसपास है। तो लासा फीवर के बारे में सारी स्टेटमेंट हो गई हमारी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग है, तो अगर सेकंड रॉन्ग है तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा सी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा सी। तो देखो, लासा फीवर है ना, लासा फीवर देखो WHO का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं R&D ब्लूप्रिंट। एक लासा फीवर का क्या है, ये R&D ब्लूप्रिंट है। किसका है, WHO का एक प्रोग्राम है। इसका प्रोग्राम है, एक WHO का प्रोग्राम है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है पैथोजेंस की, जो एक है वो क्रिएट कर सकते हैं, जो एपिडेमिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, देखो इसके बारे में, इसमें कई सारी आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट किसका इनिशिएटिव है, ये WHO का इनिशिएटिव है। इसमें किस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, उन पैथोजेंस पे की जाएगी रिसर्च, उन पैथोजन पे रिसर्च की जाएगी जो क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर एपिडेमिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड में इसको डाला गया है, कोविड को इसमें डाला गया, कोविड हो गया, क्रीमिया कोंगो हिमरेजिक फीवर हो गया। ठीक है, उसके बाद लासा फीवर भी इसमें है, इसलिए मैंने बताया है लासा फीवर भी एक इसमें है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट में। ठीक है, एक सार्स भी है, सार्स भी है, और एक MERS भी है। उसके बाद निपा वायरस भी है, इसके बाद निपा वायरस भी है, और उसके बाद जिक्का है, और उसके बाद हमारा रिफ्ट वैली फीवर है, इसके बाद हमारा रिफ्ट वैली फीवर है, और एक डिजीज़ X है, एक है डिजीज़ X। ये सारी किसके अंदर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट के अंडर है, किसके, WHO के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें लासा फीवर भी आता है। ये स्टेटमेंट भी आ सकती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट किसका है,
ठीक है, किसका इनिशिएटिव है, तो ये WHO का इनिशिएटिव है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताना है। याद रखना, एक होता है मायोपिया, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। फर्स्ट है इन हाइपरमेट्रोपिया पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड बिहाइंड रेटिना। वो रेटिना के मतलब बिहाइंड बनती है इमेजेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो एक चीज़ याद रखना, मायोपिया में हमें पास का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। ठीक है, सेकंड, द पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया हैव ए फ्लैटर कॉर्निया। इनका जो कॉर्निया होता है वो फ्लैटर होता है। और थर्ड है हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग ए कनकेव लेंस। जो हाइपरमेट्रोपिया है वो क्या है, कनकेव लेंस से ठीक होता है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट है। ये ठीक किससे होता है, कॉन्वेक्स लेंस से होता है। और पीपल जो है इनका जो कॉर्निया होता है वो फ्लैट हो जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर हो गया सी। इसमें लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस यूज, और पीपल जो होंगे उनका फ्लैटर कॉर्निया हो जाएगा, और ऐसे ऐसे इमेज बनेगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, नोबल गैस दे रखी है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, हमें वो दे रखा है। तो देखो हीलियम बैलून्स में यूज़ होती है, यस हीलियम बैलून्स में यूज़ होती है। सेकंड है क्रिप्टोन, क्रिप्टोन कहाँ फोग लाइट्स में यूज़ होती है, यस क्रिप्टोन फोग लाइट्स में यूज़ होती है। थर्ड है जिनोन, जिनोन के एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होती है, बिल्कुल जिनोन को एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, और याद रखना डीप सी डाइवर्स एक गैस को यूज़ करते हैं, वो कौन सी है, बैलून्स में भी भरी जाती है, और डीप सी डाइवर्स भी हीलियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, डीप सी डाइवर भी हीलियम को यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा रेडोन जो रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होती है। और मेनली फ्लोरोसेंट बल्ब्स में कौन सी यूज़ होती है, फोग लाइट, और यहाँ पे आ जाते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब्स में भी कौन सी यूज़ होती है, ये क्रिप्टोन यूज़ की जा सकती है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फोग लाइट्स में नियोन का भी यूज़ होता है, क्रिप्टोन का भी यूज़ होता है, तो इसमें नियोन का भी यूज़ हो सकता है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, तीनों ही करेक्ट है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें बताना है। इसके बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना आर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। फर्स्ट, ए स्ट्रो अपीयरिंग टू बी बेंट व्हेन सबमर्ज्ड इन ए ग्लास ऑफ लिक्विड। क्या ये यस, जब हम देखते हैं वन मीडियम से अनदर में, लाइट से वाटर में, तो जो रेज है वो हमें बेंट हुई दिखती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस स्विमिंग पूल अपीयरिंग शैलोअर देन एक्चुअली इट इज़। यस, ये भी बिल्कुल है। एक स्विमिंग पूल हमें मतलब इतना गहरा नहीं दिखता, शैलो दिखता है जितना होता है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण है। थर्ड है, स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग इन द नाइट। यस, स्टार्स जो हैं वो रात को ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण है। बहुत सारी लेयर से उनको पास करना पड़ता है। और मेनली कल जो था क्वेश्चंस में भी ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्वेश्चन हमारा आया था कि ये जो है क्या ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जाम्पल है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जाम्पल भी है, कल ही के उसमें आया था, क्या है ये ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जाम्पल भी है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया डी। ठीक है, आंसर आ गया डी। जब भी मतलब रिफ्रैक्शन होता है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव्स एंटर करती हैं तो वो बैंड हो जाती है, उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो और एक और चीज़, जब भी कभी भी फास्ट मीडियम से मतलब वेव्स फास्ट मीडियम से जब भी स्लो मीडियम में जाती हैं, फास्ट मीडियम से जब स्लो मीडियम में कोई भी रेस जाती हैं, तो हमेशा वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना इस स्टेटमेंट को। ठीक है, जब फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में जाती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बाइंड करती है। ठीक है, और कोई एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यस मतलब सनसेट होते टाइम ओवल दिखता है, मतलब सनसेट जब होता है तो क्या दिखता है, ओवल दिखता है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन के कारण है। रेनबो में भी रिफ्रैक्शन होता है। मिराज आप देखते होगे, मिराज उसमें भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो तीनों ही किसके एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कोल्ड क्लोरोफिल विच कंप्राइज पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। क्लोरोप्लास्ट जो है सब ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है। और देखो ये मतलब ग्रीन कलर का इसमें पिगमेंट भी होता है, और ये सब ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में भी पाया जाता है। और मेनली जो ये पिगमेंट पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, गार्ड सेल्स में। कहाँ पे पाया जाता है, गार्ड सेल्स में। ठीक है, और ये केवल प्लांट सेल्स की गार्ड सेल में होता है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है गार्ड सेल्स, एनिमल सेल्स में गार्ड सेल्स ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स में पाया जाता है। तो क्या आंसर हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो आंसर हो गया इसका सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, सोलर एक्लिप्स के लिए प्री कंडीशंस क्या हैं।
सोलर एक्लिप्स एक बार पहले भी क्वेश्चंस में हमारा हो चुका है, ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट है द मून शुड बी द फारदेस्ट फ्रॉम द क्या है अर्थ, अर्थ से जो है वो मून क्या होना चाहिए, फारदेस्ट होना चाहिए। यस, दिस कुड बी द कंडीशन। सेकंड है देयर शुड बी ए न्यू मून कंडीशन, हो सकती है। थर्ड है द मून शुड बी एट वेरी नियर लूनर नोड, जो है मून है वो वेरी नियर लूनर नोड पे हो सकता है, ये भी है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है डी, एनुलर सोलर एक्लिप्स के बारे में हमें बताना था इसमें। ये था हमारा एनुलर सोलर एक्लिप्स। एक होता है हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स, एक होता है हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें ये लिख रखा है ना फारदेस्ट फ्रॉम द मून, वो होना चाहिए नियरेस्ट फ्रॉम द मून, मतलब वो जो होना चाहिए वो पेरिजी पे होना चाहिए। मून क्या होना चाहिए, पेरिजी पे होना चाहिए, और दोनों कंडीशन सेम ही है, मतलब न्यू मून कंडीशन होनी चाहिए, एक तो न्यू मून कंडीशन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, नियर लूनर नोड होना चाहिए, लीनर लूनर नोड होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर टोटल सोलर एक्लिप्स लिखते तो ये कंडीशन पेरिजी पे आ जाएगी, और अगर एनुलर सोलर एक्लिप्स लिखते तो ये क्या है, एपोजी पे आ जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोलता है, FAO के फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है इट इज़ अ मेजर ऑफ एनुअल चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़। ये जो है एनुअल चेंज है उसकी फूड आइटम्स की वैराइटीज़ में, तो याद रखना है ये एनुअल चेंज नहीं है, ये क्या है, मंथली चेंज है। कौन सा चेंज है, मंथली चेंज होते हैं इसमें, तो एनुअल चेंज नहीं है, ठीक है। तो और इसमें भी रखा है कि ये बेस ईयर 2010-11 यूज़ करता है, तो बेस ईयर 10-11 भी यूज़ नहीं करता। ये कौन सा बेस ईयर यूज़ करता है, 2014 से 16 तक का इसका बेस ईयर ये यूज़ करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, FAO का फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। FAO का फूड प्राइस इंडेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये इंडेक्स कब स्टार्ट किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड प्राइस इंडेक्स कब स्टार्ट किया गया था, 1996 में। कब स्टार्ट किया गया था ये इंडेक्स, 1996 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें मेनली 5 कमोडिटी के ग्रुप्स को का एवरेज निकाल के उनका इंडेक्स निकाला जाता है। 5 कमोडिटीज़ के ग्रुप का इंडेक्स निकाला जाता है, मतलब उसको एवरेज करके, जैसे कि सीरियल प्राइस इंडेक्स, एक है सीरियल प्राइस इंडेक्स, एक है मीट प्राइस इंडेक्स, एक है मीट प्राइस इंडेक्स, एक है शुगर प्राइस इंडेक्स, एक है शुगर प्राइस इंडेक्स, एक है वेजिटेबल प्राइस इंडेक्स, एक है वेजिटेबल प्राइस इंडेक्स, और एक है डेयरी प्राइस इंडेक्स, एक है डेयरी प्राइस इंडेक्स। इन 5 इंडेक्स को क्या किया जाता है, सीरियल, मीट, शुगर, वेजिटेबल, डेयरी, इन 5 के सब इंडेक्स को क्या किया जाता है, एवरेज किया जाता है, और उनसे क्या निकाला जाता है, उनका वो निकाला जाता है। और अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें किसके बारे में, FAO के बारे में। FAO अगर हम पढ़ रहे हैं तो FAO क्या है हमारी, तो सबसे पहले FAO, जो FAO है ना, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की कौन सी एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, कौन, FAO, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें मतलब इंटरनेशनली ये लीड करती है किसको, हंगर को डिफीट करने में, टू डिफीट हंगर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली लीड करती है टू डिफीट हंगर, ठीक है। फूड सिक्योरिटी के लिए मेनली ये काम करती है, फूड सिक्योरिटी के लिए। कब बनी थी, 1945 में बनी थी, 16 अक्टूबर को, ठीक है, 1945 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, रोम में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे भी 16 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। क्या इसके कोई फेमस पब्लिकेशन है FAO के, बहुत पहले बताया था मैंने किसी लेक्चर में। यस, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफिया, सोफो, सोफा, सोफी, सोको, ये सारे पब्लिकेशंस किसके हैं, FAO के, ठीक है, किसके हैं, FAO के, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है ये, अभी न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी इंडिया ने एक 75 का कोमोमरेटिव कॉइन को रिलीज़ किया है। 75 रुपये का एक कोमोमरेटिव कॉइन रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने 75th एनिवर्सरी के लिए, टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO के भी 75th एनिवर्सरी थी, उसको मनाने के लिए इंडिया ने 75 का कॉइन लॉन्च किया है। तो इसीलिए FAO न्यूज़ में था और उसका इंडेक्स न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। जिसने भी 12th में साइंस पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को कर लेगा 11th-12th में, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, ये किडनी का पार्ट है। किडनी में भी किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन क्या, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सिंगुलैरिटी, अगर आपने सुनाई होगा, सिंगुलैरिटी, इर्गोस्फेयर, श्वान शील्ड रेडियस, ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल टर्म आपको कहाँ यूज़ में सुनी होंगी। तो आपने इर्गोस्फेयर और श्वान शील्ड रेडियस के बारे में तो नहीं सुना होगा, लेकिन सिंगुलैरिटी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये किसके उसमें है, ब्लैक होल के टर्म में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। श्वान शील्ड रेडियस क्या होती है, जो इवेंट होराइजन की रेडियस होती है, ठीक है। इर्गोस्फेयर क्या होता है, जब ब्लैक होल रोटेट करता है तो उसके चारों ओर और भी फालतू का मास घूमता रहता है, उसको बोलते हैं इर्गोस्फेयर, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में एक और टर्म है, जैसे कि सिंगुलैरिटी हो गया, इर्गोस्फेयर हो गया, श्वान शील्ड रेडियस हो गया, एक है एक्रीशन डिस्क, एक्रीशन डिस्क, ये भी इसी के उसमें
एक्रेशन डिस्क, ये भी इसी के रिस्पेक्ट में हम यूज़ करते हैं, ब्लैक होल के रिस्पेक्ट में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है, ए क्लोन्ड एनिमल इज नॉट द सेम एज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। यस, बिल्कुल सही, क्लोन तो बिल्कुल कॉपी होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड में कुछ उसके फीचर्स अलग हो जाते हैं। सेकंड है, ए क्लोन्ड एनिमल शेयर्स द सेम डीएनए एज अनदर एनिमल। बिल्कुल, व्हाइल द जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल हैज हैड ए चेंज मेड टू इट्स डीएनए। बिल्कुल, क्लोन्ड एनिमल बिल्कुल वैसा ही होता है, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं उसके डीएनए में। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया इसका सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फ्यूल सेल के बारे में बताना है हमें, क्या बताना है, फ्यूल सेल के बारे में बताना है। सबसे पहले है, इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कल ही हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था PYQ का, उसमें बताया था कि उसमें हाइड्रोजन का मेनली यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सेकंड है, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। इसमें वो स्टेटमेंट गलत थी, उस स्टेटमेंट में बोल रखा था AC में करता है, नहीं, जो फ्यूल सेल है वो किस में करता है, DC में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। थर्ड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू डीजल इंजन। यस, ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं डीजल इंजन से, ठीक है, और मेनली कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, मतलब मेनली बैकअप पावर की तरह इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेनली इसके बायो प्रोडक्ट क्या होते हैं, वाटर एंड हीट। वाटर एंड हीट मेनली इसके बायो प्रोडक्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। वाटर एंड हीट क्या होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट, बस यही इसके बायो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और बस यही है, आंसर क्या हो गया इसका डी, इसका आंसर क्या होगा डी, सारे स्टेटमेंट इसकी सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें एक एक्सरसाइज के बारे में बताना है, सी विजिल 21। कौन सी एक्सरसाइज है, सी विजिल 21 एक्सरसाइज है। जो सी विजिल जो एक्सरसाइज है उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग एसेट्स ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो है इंडियन आर्मी, नेवी और उसकी है ये, ठीक है, इनिशिएटिव है। तो देखो ये जो है ना, ये कोई भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है, मतलब इंडियन नेवी इनकी एक्सरसाइज नहीं है। ये किसकी एक्सरसाइज है, मेनली इसमें होती है इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स डिपार्टमेंट और जितने भी मैरीटाइम से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो सारे इसको कर रहे हैं, सी विजिल 21 को, ठीक है, सी विजिल 21 को। तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है। सेकंड है, इट इज़ अंडरटेकन अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मिला के ये हर जगह मतलब अंडरटेक की गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये हर जगह की गई है, लेकिन क्या है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब सी विजिल के बारे में कुछ और चीज़ें देखें। अभी इसका सेकेंड एडिशन था, पहला एडिशन कब आया था इसका, 2019 में आया था फर्स्ट टाइम। ये क्या बाइनियल है, मतलब 2 ईयर्स में एक बार होती है। सबसे पहले क्या ये बाइनियल है, पहले कब हुई थी, 19 में हुई थी, अब कब हुई है, 21 में हुई है। तो ये क्या है, सेकंड एडिशन ही है इसका, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और मेनली इंडिया की जो 7516 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसके में की गई है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का कितना है 2.01 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। EEZ अगर बोले इंडिया का कितना, 2.01 किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये इतना इंडिया का EEZ है, यहाँ पे ये की गई है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं है, मेनली 13 कोस्टल स्टेट्स और UT को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। और मेनली ये किस में हेल्प करेगी, देखो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PIB की न्यूज़ से ये निकाला हुआ है, ठीक है। ये जो सी विजिल है ये किस में हेल्प करेगी, ये एक थिएटर लेवल एक्सरसाइज में हेल्प करेगी, जिसको बोलते हैं ट्रोपैक्स, ट्रोपैक्स क्या होती है, थिएटर लेवल, क्या है, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, ये क्या है, ये हर 2 साल में इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। इंडियन नेवी हर 2 ईयर्स में इसको कंडक्ट करती है, हर 2 ईयर्स में इसको कंडक्ट करती है। और ये इंटर सर्विस और मिलिट्री एक्सरसाइज है, और 2005 में ये शुरू हुई थी, ठीक है। ट्रोपैक्स और सी विजिल दोनों मिलके क्या करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को वो करेंगे, और मेनली कॉन्फ्लिक्ट को पीस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। इंडियन नेवी इसको, ट्रोपैक्स को भी इंडियन नेवी कंडक्ट करती है। और इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कौन सी है, इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको दोनों समझ में आ गया, ट्रोपैक्स क्या है और क्या है हमारा सी विजिल 21 क्या है, ठीक है। तो दोनों ही हो गए हमारे, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के बारे में बताना है, अलग अलग मटेरियल के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बारे में। सबसे पहले है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर टुगेदर, यस ये करता है। सेकंड है, थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स अपार्ट। देखो थर्मल एनर्जी क्या करती है, अलग करती है, और जो इंटरमोलिकुलर एनर्जी है वो क्या, पास करती है, बिल्कुल। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया सी।
आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एडल्ट स्टेम सेल्स के बारे में बताना है। दे कैन मेक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देमसेल्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो होते हैं हमारे, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बना के रखते हैं एडल्ट स्टेम सेल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है दे आर रेयर एंड देयर प्राइमरी फंक्शंस आर टू मेंटेन दिस स्टेडी स्टेट फंक्शनिंग ऑफ सेल कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को बनाए रखना इसका मेन काम है। बिल्कुल एडल्ट स्टेम सेल का ये इंपॉर्टेंट काम है। तो जो 18 का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों ही ये इसकी चीज़ें सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसके बारे में बताना है? न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट है कि कूलेंट मेजरली एम्स टू रिमूव एंड ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ हीट। मेनली कूलेंट किस लिए यूज होते हैं? कूलेंट नाम से ही पता चल रहा है, हीट जो होगी उसको कूल करने के लिए। बिल्कुल। सेकंड है इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विल यूज गैशियस हीलियम कूलेंट। जो मेनली जो इंडिया का जो पहला ब्रीडर रिएक्टर है, फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है वो क्या यूज़ करेगा? इसमें बोला है वो हीलियम को यूज़ करेगा एज ए कूलेंट। तो ये चीज़ गलत है। ये जो है हीलियम को यूज़ नहीं करेगा। ये किसको यूज़ करेगा? ये लिक्विड सोडियम को यूज़ करेगा। किसको यूज़ करेगा? ये लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट यूज़ करेगा। और ये पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में बन रहा है। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? कालपक्कम में। कहाँ पे बन रहा है? कालपक्कम में बन रहा है। 500 मेगावाट का ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और देखो जो भी मतलब रिएक्टर होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। इसके अलावा भी देखो, एक होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में जो D2 है हैवी वाटर है वो एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। ये तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। एक होते हैं लाइट वाटर रिएक्टर। लाइट वाटर रिएक्टर में नॉर्मल वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। अभी हमने बनाया कौन सा? फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें लिक्विड सोडियम को यूज़ किया गया एज ए कूलेंट। तो तीनों स्टेटमेंट हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर हमें 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि रिसेंटली 4 साइट्स इन इंडिया हैज़ रिसीव्ड द टैग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का जो टैग है अभी इंडिया की 4 साइट्स को मिला है। ठीक है, 4 साइट्स को मिला है। तो उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है द यूनेस्को annually recognizes irrigation structure of international significance and designate then WHIS। ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर है उसको यूनेस्को एनुअली रिलीज़ करता है। तो याद रखना यूनेस्को इसको रिलीज़ नहीं करता है। इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको रिलीज़ करता है ICID। ICID की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज इसको रिलीज़ करता है WHIS को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसको क्या है? एनुअली रिलीज़ करता है। यस, इसको क्या है? देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसको यूनेस्को रिलीज़ नहीं करता, इसको ICID रिलीज़ करता है। एनुअली रिलीज़ करता है? यस, एनुअली रिलीज़ करता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मेनली किसकी लाइन्स पे क्यों शुरू किया ICID ने? ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसी के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ही बेस पे इसने शुरू किया है। किसकी लाइन्स पे है? यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोजेक्ट है उसी के बेस थीम मेनली उसका यही है। ठीक है, अभी इसने बोला कि 2020 में इंडिया की 4 साइट्स को WHIS का वो मिला हुआ है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो देखो देख लेते हैं। तो उन 4 साइट्स में सबसे पहले आता है हमारा कुनबुम टैंक। कौन सा आता है? कुमबुम टैंक। कुमबुम टैंक कहाँ पे? आंध्रा में। कुमबुम टैंक कहाँ पे? आंध्रा में। सेकंड आता है हमारा केसी कैनाल को बोलते हैं कुरनूल कुडप्पा कैनाल। ये भी कहाँ पे? आंध्रा में। कुरनूल कुडप्पा कैनाल कहाँ पे? ये भी आंध्रा में। एक आता है हमारा पोरुममिला टैंक। एक आता है हमारा पोरुममिला टैंक। ये कहाँ पे आता है? ये भी हमारा आंध्रा में आता है। एक हमारी 4th साइट है उसको बोलते हैं धामापुरा लेक। एक आती है हमारा धामापुरा लेक, वो कहाँ पे आती है? हमारी महाराष्ट्र में। वो कहाँ आती है? हमारी महाराष्ट्र में। ये 4 साइट है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन स्ट्रक्चर का टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये 4 साइट्स थी। तो क्या इसको यूनेस्को निकालता? नहीं, ICID इसको निकालता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रखी है? थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलती है वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर इज दैट द स्ट्रक्चर मस्ट बी 100 ईयर्स ओल्ड। एक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो 100 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक क्राइटेरिया ये है कि वो 100 जो ईयर्स है वो ओल्ड होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी इसकी सही। ठीक है, एक तो ये है। और क्या होना चाहिए? मेनली ये फंक्शनल होना चाहिए। मेनली क्या होना चाहिए? अभी फंक्शनल होना चाहिए। और अभी ये जो है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फंक्शनल होना चाहिए अभी हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए।
100 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, फंक्शनल भी होना चाहिए, और मेनली किसके अंदर आ सकता है, कोई भी डैम के अंदर भी आ सकता है, टैंक के अंदर भी आ सकता है, कोई भी वाटर स्टोरेज सिस्टम हो सकता है, बैरेज, कैनाल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर आ सकता है। और इसको मतलब आप कैसे वर्ल्ड हेरिटेज इन इसको आप कैसे वो कर सकते हो, कैसे वो कर सकते हो, मतलब कैसे ये आइडेंटिफाई होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको आइडेंटिफाई करेगी कि हमारी स्टेट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑन ग्राउंड सर्वे करेगी, ठीक है, ऑन ग्राउंड सर्वे करेगा एक CWC के अंडर। क्या ये सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर, क्या सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करेगा, इसके वो सर्वे करेगा, ऑन ग्राउंड सर्वे, और जो भी उसकी रिपोर्ट्स होंगी ऑन ग्राउंड सर्वे करके जो भी उसकी रिपोर्ट होंगी वो नेशनल कमीशन ऑन सरफेस वाटर, नेशनल कमीशन ऑन सरफेस वाटर पे भेजेगा। उसकी रिपोर्ट किसको भेजेगा, नेशनल कमीशन फॉर सरफेस वाटर। और ये जो है ये इंटरनेशनल जूरी को हमारी वो जाएगी, इंटरनेशनल जूरी जो होती है, इंटरनेशनल जूरी को हमारी रिपोर्ट ये भेजेगा, नेशनल कमीशन फॉर स्टेट्स वाटर। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है इसकी प्रोसेस की, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा हो गया, देखो 4 साइट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, सारी साइट्स के बता दिए, कुमबुम, केसी कैनाल, पोरबुम, दोमपुरा, ठीक है। और ICID इसको रिलीज़ करता है, एनुअली रिलीज़ करता है, और इसके क्या क्या क्राइटेरिया ये भी बता दिए। अब देखो कुछ और चीज़ें बता देती हूँ इसके बारे में, 2-3 चीज़ें और बची हैं। क्या बची हैं, सबसे पहले तो देखो आपने पढ़ा कि ICID, ये ICID क्या है, कब बना है। ICID 1950 में बना था, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी उसके लिए है, ठीक है, मतलब NGO है ये, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। इंडिया क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2018 में, अभी तो ये 4 साइट्स इंक्लूड हुई हैं, 2018 में 2 साइट्स और भी इसमें इंक्लूड हुई थी इंडिया की, वो था एक था पेडा चेरू टैंक, एक था पेडा चेरू टैंक, और एक था हमारा सदारमठ एनीकट। ये दोनों जो टैंक थे ये कहाँ के थे, तेलंगाना के थे। इन दोनों को भी क्या वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन सिस्टम में इनको इंक्लूड किया गया है। ये सादरमठ एनीकट कहाँ पे है, ये गोदावरी रिवर पे है, ये कहाँ पे है, गोदावरी रिवर पे है। किसने बनाया था, नवाब इकबाल उद्दौला ने बनाया था। कब बनाया था, 1891 में बनाया हुआ है, 1891-92 में किसने, नवाब इक्कात उद्दौला ने बनाया इसको, ठीक है। पेडा चेरू टैंक, इसके बारे में ये कब बना है, ये 1897 में, उसके भी 5-7 साल बाद बना है। किसने बनाया, मीर मोहम्मद अली खान ने इसको बनाया था, हैदराबाद का नवाब था। और मेनली याद रखना, पेडा चारू टैंक पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं बाथुकामा फेस्टिवल भी इस पे मनाया जाता है। बाथुकामा फेस्टिवल ये क्या है, आंध्रा में मनाया जाता है, ये फेस्टिवल मेनली आंध्रा का है, और मेनली एनुअल फेस्टिवल है जो कि नवरात्रि पे मनाया जाता है, एनुअल है, नवरात्रि पे मनाया जाता है। फ्लोरल फेस्टिवल है मेनली, कौन सा, फ्लोरल फेस्टिवल है। और क्या है, और इसमें क्या है, गोडेस गौरी की पूजा की जाती है, गोडेस गौरी की इसमें पूजा की जाती है। तो बाथाकुमा फेस्टिवल हो गया हमारा कंप्लीट। पेडा चारू टैंक 2018 में इंक्लूड किया गया था, और सादरमठ एनीकट भी इसमें इंक्लूड किया गया था। दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, हमारे तेलंगाना में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ICID कब बना था, 1950 में बना था, और इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर भी है। 2018 में 2 साइट्स को इंक्लूड किया गया था, पेरू चेरू टैंक और सादरमठ एनीकट, और अभी 4 को किया गया जो कि आंध्रा और महाराष्ट्र से हैं। तो हो गया हमारा 20। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। एक्वारिजिया जो आप न्यूज़ में सुनते हो वो क्या है, एक्वारिजिया क्या है, तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड नाइट्रिक एसिड, यस। और जो HCl होता है वो 3:1 की उसमें होता है, ये 3:1 की उसमें होते हैं प्रोपोर्शन में। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है, यस, गोल्ड को भी और प्लेटिनम को भी, दोनों को ये वो कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा C, ठीक है। एक है वोल व्हील प्रोसेस, एक वोल व्हील प्रोसेस है, ये गोल्ड को वो करने के काम आती है, किसको, गोल्ड को रिफाइन करने के काम आती है, गोल्ड रिफाइनिंग में यूज़ होती है वोल व्हील प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आ जाए वोल व्हील प्रोसेस किससे रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड है, उसको प्योरीफाई करने में ये यूज़ होती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जियोस्मीन, जो रिसेंटली न्यूज़ में सुन रहा है, जियोस्मीन क्या है, जियोस्मीन क्या है, जियोस्मीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जब फर्स्ट रेन होती है तब, और जब ड्राई पीरियड के बाद। और मेनली है जियोस्मीन एक ऐसी वो नहीं होती है, जब बारिश होती है, पहली बारिश होती है तो जो मिट्टी की जो महक आती है हमारे इन्वायरमेंट से, उसी को वो जियोस्मीन के कारण आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो जियोस्मीन के कारण आती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताना है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इन रिवर्स ऑस्मोसिस टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर विच कवर्स ट्रेस केमिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया एंड सोल्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मीट पोर्टेबल वाटर स्टैंडर्ड्स, यस। ये जो टोटल रिवर्स ऑस्मोसिस में जितने भी टोटल डिजोल्व सोल्ट्स हैं वाटर के अंदर, वो सारे ये प्योरीफाई करने के काम आते हैं। सेकंड, यूवी रेडिएशन इन आर क्विकन्स द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, रिमूव टर्बिडिटी एंड इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ। एक बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यूवी रेडिएशन इसमें यूज़ नहीं होती है, इसमें क्या होते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कार्बन फिल्टर्स होते हैं,
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स होते हैं, इसमें यूवी रेज नहीं यूज़ होती है ये काम करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी हमारी करेक्ट है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने एक डिस्कवर किया है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग रिमोट वैली में, किस सुलावेसी आइलैंड पे। तो ये सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे है? सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे है? आप सबको पता होगा ये कहाँ पे है। इंडोनेशिया का आइलैंड है। सुलावेसी आइलैंड किसका है? एक इंडोनेशिया का आइलैंड है। वेरी वेरी वेरी, जावा, सुमात्रा, बाली, सुलावेसी, ये सारे किसके हैं? इंडोनेशिया के हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग्स इज होमो सेपियंस। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है होमो इंडिकेट्स द क्लास टू विच ह्यूमन बींग्स बिलोंग। याद रखना, होमो सेपियंस में होमो जो होता है वो जीनस होता है और सेपियंस स्पीसीज होती है। तो इसमें बोल रखा है ये क्या है? क्लास है। क्लास नहीं है, ये क्या है? एक जीनस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है सेपियंस इंडिकेट्स द स्पीसीज टू विच ह्यूमन बींग्स बिलोंग। बिल्कुल अभी बताया सेपियंस क्या स्पीसीज है। थर्ड है ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया। जो जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो एनिमिलिया से करते हैं, बिल्कुल सारे एनिमिलिया में आते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। द सेलेस्टियल अलाइनमेंट ऑफ विच टू प्लैनेट्स हैव बीन रेफर्ड एज ग्रेट कंजक्शन। किन दो प्लैनेट्स के उसको वो बोला जाता है? ग्रेट कंजक्शन बोला जाता है। तो याद रखना किसके को बोला जाता है? जुपिटर और सैटर्न के जो अलाइनमेंट है उसको बोला जाता है। जब भी दो जो बॉडी पास पास में आती है ना उसको बोल, और वो अर्थ से हमें डायरेक्ट दिखाई दे, उसको बोला जाता है ग्रेट कंजक्शन। ठीक है, ये हर 20 साल में होता है। मतलब ग्रेट कंजक्शन क्या होता है? एवरी 2 ईयर्स में हो रहा है, एवरी 20 ईयर्स में होता है। और अभी जुपिटर एंड सैटर्न का हो रहा है, उसको बोलेंगे ग्रेट कंजक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्लेनेट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? फर्स्ट लेमार्किज्म इज द आइडिया दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग। जो लेमार्किज्म है, कोई एक आइडिया जिसमें पास ऑन होती है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ये लेमार्किज्म जो है हमारे बोलते हैं। सेकंड है लॉस ऑफ लिम्ब इन स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूज एंड डिसयूज के बेसिस पे लॉस ऑफ लिम्ब की थ्योरी वो की गई है। थर्ड लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हैज़ बीन सपोर्टेड बाय नहीं। डार्विन थ्योरी ने इसको क्या किया था? अपोज किया था। डार्विन थ्योरी ने इसको क्या किया था? अपोज किया था लेमार्क की थ्योरी को। ठीक है, उन्होंने डार्विन थ्योरी ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? नेचर सेलेक्ट करता है कोई, आप यूज एंड डिसयूज पे नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन पे होता है, यूज एंड डिसयूज पे नहीं होता, ये दिया था इन्होंने। तो थर्ड तो रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 27 का हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट जो एनुअली रिलीज होती है उसको कौन रिलीज करता है? एमिशन गैप रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कम से कम 20-25 ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं, एक जगह इनका एक रिकॉर्ड बना लेना। ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। एमिशन गैप, गैप मतलब आपने कितना टारगेट बनाया और आपने कितना अचीव किया, उसके बीच में है। इंटेंडेड आपके टारगेट कितने हैं और आपने अचीव कितना किया, उसके बेस पे ये रिलीज़ करता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी इसने बताया कि बेशक कोविड के कारण 2020 में बेशक CO2 का एमिशन कम हुआ है, लेकिन वर्ल्ड अभी 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वर्ल्ड का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा सेंचुरी के एंड में। ठीक है, सेंचुरी के एंड में। और एमिटर्स में सबसे ज़्यादा कौन आता है? अगर एमिटर्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा एमिटर है चाइना, उसके बाद है USA, उसके बाद है EU और उसके बाद है इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट एमिटर है। ठीक है ना, 4th लार्जेस्ट एमिटर है। और टॉप 4 मैंने बता दिया, इन 4 कंट्री से ही 55% एमिशन निकलता है वर्ल्ड का। ठीक है, और अभी इसने बोला है कि अभी एक इसने प्रोग्राम भी चलाया है ग्रीन पेंडेमिक रिकवरी। ग्रीन पेंडेमिक रिकवरी, ये जो प्रोग्राम है ये हमारा इसे यूएन इन्वायरमेंट इसने किया है ताकि हम जीरो एमिशन की तरफ जा सकें, नेट जीरो एमिशन की कमिटमेंट को पूरा कर सकें। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एमिशन गैप रिपोर्ट। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। ब्लैक होल के बारे में बतानी है। ए है ब्लैक होल कंटेन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मास विद इन रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम। जो ब्लैक होल है वो ह्यूज अमाउंट में एक मास रखता है जिसका स्मॉल वॉल्यूम होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मास होता है वहाँ पे। सेकंड है रीजन ऑफ स्पेस बियॉन्ड द ब्लैक होल कॉल्ड द इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन, यस उसी को बोलते हैं। थर्ड स्टार्स लाइक आवर सन अपॉन इट्स डेथ आर एक्सपेक्टेड टू बिकम ब्लैक होल। क्या स्टार्स जो होते हैं वो देखो, स्टार्स जो होते हैं ना जो सन से भी बड़े बड़े होते हैं वो ब्लैक होल बना लेते हैं, लेकिन सन जो है वो ब्लैक होल नहीं बनाता है। सन ब्लैक होल में नहीं जाता है और सारे जितने भी स्टार्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो सन नहीं जाता है, ये चले जाते हैं ब्लैक होल में। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक होल की टर्म किसने दी थी? J.A. व्हीलर ने। किसने दी ब्लैक होल की टर्म दी थी? J.A. व्हीलर ने। ठीक है, J.A. व्हीलर ने इसकी टर्म दी थी। थ्योराइज किसने किया था? थ्योरीज की किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। थ्योरीज की किसने दी थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी 1915 में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते क्वेश्चन नंबर 30 पे।
30 क्या बोलता है, इट इज़ ए कॉस्मिक फिनोमिना विच इज रिजल्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैसिव गैलेक्सी और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द स्टार फॉर्मेशन। ये एक फिनोमिना है, कॉस्मिक फिनोमिना, जो हमें स्टार फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है। तो ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो कि हमें स्टार फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या कर देता है, लाइट की मैग्निफिकेशन कर देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में हमें पता चल गया है। 50 टाइम्स तक उसकी जो इमेज है उसको इंक्रीज कर देता है ये हमारा। अब इसमें टर्म दे रखी है जियोटेल। जियोटेल क्या होती है, देखो जब भी सोलर विंड सन से निकलती हैं तो वो अर्थ पे आती हैं, तो अर्थ के बाहर क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको आने नहीं देता। तो ये क्या बना लेते हैं, एक टेल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो सोलर विंड्स है उनका एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अर्थ से दूर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं जियोटेल। और ये किसने देखा है, अभी इसरो का जो क्लास इंस्ट्रूमेंट गया हुआ उसने देखा है। इसरो का जो क्लास इंस्ट्रूमेंट गया हुआ है ना, उसने इसको देखा है। ठीक है, स्पैगेटिफिकेशन क्या होता है, स्पैगेटिफिकेशन एक नूडल इफेक्ट है, या फिर इसको टाइडल डिसरप्शन इवेंट भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब एकदम से जब ब्लैक होल, मतलब ग्रेविटी से ब्लैक होल की तरफ जब स्टार्स अंदर घुसता है ना, तो एक लाइट निकलती है उससे, उसी को बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन। स्पैगेटिफिकेशन मतलब मरने वाला है, उसके बाद कुछ लाइट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन, ब्लैक होल में जाते टाइम। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब स्टार एक्सप्लोजन होता है उसको बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये क्या बोल रहा है, रिसेंटली द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनस गेम टू बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। 3 टाइम्स मैं क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इस पेयर के बारे में बताना है। सबसे पहले है गटका। गटका क्या पंजाब से है, सॉरी गटका क्या गुजरात से है, सॉरी ठीक है, गटका क्या कहाँ से, पंजाब से। गटका गुजरात से नहीं है, कहाँ से है, पंजाब से। गटका कहाँ से है, पंजाब से। तो पहली स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। आगे 50-50 पे, इसका मतलब सेकंड तो सही ही है, पहली रॉन्ग हो गई तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा बी। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा बी। इसका मतलब क्लरीपयट्टू जो है वो कहाँ से है, केरला से है। थांगता कहाँ से है, मणिपुर से है। और एक और था मलखम्ब जो सेंट्रल इंडिया से था। कहाँ था, एक और मलखम्ब, मलखम्ब भी इंक्लूड किया गया था। ये 4 गेम्स इंक्लूड किए गए थे। ये कहाँ से था, सेंट्रल इंडिया से, मतलब एमपी से मान लो इसको। ठीक है, तो यहाँ से था ये। और बस यही था, खेलो इंडिया में 4 गेम्स है, चारों मार्शल आर्ट्स हैं। ठीक है, एक सरित सरक एक टर्म है जो इससे रिलेटेड है, थांगता से। सरित सरक, क्या लिख रही हूँ, सरित सरक, सरित सरक एक न्यूज है जो टर्म है जो थांगता से रिलेटेड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न अ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू को रेड में कौन करेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा हमेशा जो जब एसिडिक कंडीशन होगी ना, तभी ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, तभी ब्लू से रेड में वो होगा जब एसिडिक कंडीशन होगी। तो अभी देख लेते हैं कि एसिडिक कंडीशन कहाँ पे, क्या विनेगर में एसिडिक कंडीशन है, यस विनेगर में एसिडिक कंडीशन है। ऑरेंज जूस क्या होता है, एसिडिक होता है, यस ये भी होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है। और ह्यूमन ब्लड क्या होता है, ये भी बेसिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक जो होंगे वो क्या कर देंगे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर आ गया इसका डी, आंसर आ गया इसका डी। ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है और ये कुछ नहीं करेगा, रेड को रेड में रहने देगा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखना। एसिडिक सॉल्यूशन जब ब्लू से रेड में कब होगा, जब एसिडिक कंडीशन आएगी। BAR याद रख लो, BAR, ब्लू से रेड में तब कन्वर्ट होगा जब एसिडिक कंडीशन होगी। अब आप एसिडिक देख लेना कौन सा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। प्लांट टिश्यू के बारे में बताना है। फर्स्ट है फ्लोएम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल। कैसा है फ्लोएम, ये करता है। सेकंड इज जाइलम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैसा है, देखो दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसफर करता है और जो फ्लोएम है वो फूड को। ऐसे याद करना, फ्लोएम फूड, ऐसे याद रखना, फ्लोएम फूड मतलब फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम किसको करेगा, वाटर को करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपोजिट दे रखे हैं, आंसर आ गया डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, एथलीट फुट। एथलीट फुट एक डिजीज है, वो किससे होती है, एथलीट फुट एक डिजीज है, वो किससे होती है, मेनली किससे होती है, वो एक फंगस से होती है। उससे किससे होती है, फंगस से होती है। और इस फंगस का नाम क्या है, टीनिया, फंगस का नाम क्या है, टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस एक फंगस का नाम है, उससे होती है। और मेनली ये मोइस्ट स्किन जो होती है ना हमारी टोज और उसके बीच में, वहाँ होती है, ईचिंग होती है, रेडनेस होती है, उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट। ठीक है, 35 आ जाता है हमारा, वेयर इज DNA कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में DNA हमारा कहाँ पे होता है, तो हमारा DNA का हर सेल में हमारा DNA है। ठीक है, कहाँ पे है हमारा, हर सेल में, हर जगह DNA है। तो ब्लड में भी है, यूरिन में भी है, ब्रेन सेल्स में भी, सलाइवा, फीसिस, हर जगह हमारा DNA है, तो डी। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। एलाइजा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, एलाइजा टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो आपने बस पढ़ा है कि HIV के लिए यूज़ होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। अभी आपने क्या पढ़ा कि केवल HIV के लिए यूज़ होता है, ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को डायग्नोस करने के काम आता है। मेनली एंटीबॉडीज़ को डायग्नोस करता है। ये किसको? मेनली एंटीबॉडीज़ को डायग्नोस करता है। और मेनली किस में आता है? यस, HIV में भी आता है, लाइम डिजीज़ में भी आता है, रोटा वायरस में भी आता है, साइफिल्स में भी आता है, परनिशियस इसमें भी आता है, और याद रखना जिका में भी यूज़ होता है ये। वेरीसेला जोस्टर जो एक बीमारी होती है, वेरीसेला जोस्टर, उसमें भी ये होता है। वेरीसेला जोस्टर से भी, कार्सिनोमा में भी ये वो होता है, डायग्नोस करता है। और क्या है? एड्स को तो बता ही दिया, परनिशियस एनीमिया बता दिया। एक वो होता है ना रॉकी माउंटेन फीवर, उसमें भी होता है, रॉकी माउंटेन फीवर में भी ये यूज़ होता है। साइफिल्स हो गया है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, उसमें भी ये यूज़ होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ पे जो एलिसा टेस्ट है वो यूज़ किया जा सकता है? यस, जिका में, वेरिसेला जोस्टर में, कार्सिनोमा में, रॉकी माउंटेन फीवर में, टोक्सोप्लाज्म में, हर जगह इसका यूज़ हो सकता है। सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आ गया हमारा डी। आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। एन केव्स के बारे में बताना है। एन केव्स के बारे में बताना है कि क्या है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय UN स्टैटिस्टिक डिवीजन, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूरोपियन यूनियन। ये जो एन केव्स प्रोग्राम है ये इन सब ने मिलकर शुरू किया हुआ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो ये क्वेश्चन में पहले भी करवा चुकी हूँ। नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विसेज पे टैग लगाना, उसकी वैल्यू डिसाइड करना कि एक फॉरेस्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कितना अमाउंट है इसके मतलब उसमें रिस्पेक्ट में, तो इन सब ने शुरू किया है। सेकंड, इंडिया इज़ वन ऑफ द 5 पार्टनर कंट्रीज ऑफ एनकेव्स। जो इंडिया है वो 5 पार्टनर कंट्रीज़ में आता है। यस, इंडिया जो है वो 5 पार्टनर कंट्रीज़ में इसमें आता है। और कौन कौन से हैं 5 पार्टनर कंट्रीज़ के अलावा? एक है ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है? साउथ अफ्रीका, और उसके बाद क्या आता है? इंडिया, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़ हैं, उन 5 पार्टनर कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है। थर्ड है, इट इज़ बीइंग फंडेड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या ये GEF फंड करता है इसको? नहीं। कल परसों बताया था कि GEF किस किस को फंड करता है, जिसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था POP वाला, उसको करता है, लेकिन ये इसको नहीं करता। ग्रीन क्लाइमेट फंड इसको नहीं करता है। इसको कौन फंड करता है? इसको यूरोपियन यूनियन फंड करता है। इसको फंड कौन करता है? इसको यूरोपियन यूनियन फंड करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्लस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये एक वो निकालते हैं NV स्टेट्स इंडिया, एक वो कंपाइलेशन निकाला जाता है MOSPY के द्वारा। इसमें भी लगभग यही है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टैटिस्टिक दी जाती है कि क्या क्या है, और इंडिया में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड रॉन्ग है। अगर थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो देखो A1 and 2 कोई भी लगा सकते हो, 1 और A भी लगा सकते हो, C भी लगा सकते हो, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जब हमें जंग लगने से बचाना है तो हमें कौन सी चीज़ को वो करना होगा, कौन सी चीज़ उसमें यूज़ हो सकती है, ठीक है। जंग लगने से बचने में कौन सी चीज़ यूज़ हो सकती है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि कौन सी चीज़ यूज़ हो सकती है। हर चीज़ यूज़ हो सकती है, पेंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, चारों ही जो चीज़ें हैं वो कोरोजन को प्रिवेंट करने में हम यूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने करवाया था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी था और एक था फास्ट, ठीक है। एक था लाइट वेट, एक था फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। अभी जो करवाया था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फर्स्ट, इट जनरेट्स मोर न्यूक्लियर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स। ये जो है ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल को जनरेट करता है जितनी कंज्यूम करता है, बिल्कुल फास्ट ब्रीडर, इसलिए बोलते हैं इसको। सेकंड है, इट डज नॉट यूज़ मॉडरेटर्स। ये मॉडरेटर्स की यूज़ नहीं करता, इसलिए तो इसको फास्ट बोलते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स इसमें मतलब फास्ट न्यूट्रॉन्स का इसमें यूज़ होता है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। थर्ड है, इट इज़ सेकंड स्टेज ऑफ इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये सेकंड स्टेज है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये क्या है? सेकंड स्टेज है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है। और यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट क्या यूज़ होता है? थोड़ी देर पहले बताया था, लिक्विड सोडियम। कौन सा होता है? लिक्विड सोडियम। इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे वो हो रहा है? कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ पे हो रहा है? कलपक्कम तमिलनाडु में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहाँ पे? कलपक्कम तमिलनाडु में ये सेटअप हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ठीक है। और क्या है? देखो अभी इसने बताया कि इंडिया की जो है मेनली 3 स्टेज प्रोग्राम चल रहा है पावर जनरेशन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
फर्स्ट स्टेज में आता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें फ्यूल कौन सी यूज़ होती है, यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है प्लूटोनियम 239, ये क्या है, इसका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें मॉडरेटर क्या यूज़ होता है, हैवी वाटर रिएक्टर में D2 एज ए कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है। इंडिया ने इसमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लिया है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लिया है। सेकंड आता है हमारा ये जो मैं बोल रखा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, ये इसकी सेकंड स्टेज है। इसमें क्या फास्ट न्यूट्रॉन का यूज़ किया जाता है, कंज्यूम कम करता है, प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। प्लूटोनियम 239 इस जो फर्स्ट स्टेज में यूज़ होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है, वो इस सेकंड स्टेज में यूज़ होता है, ये इसकी सेकंड स्टेज में यूज़ होता है। फास्ट क्योंकि मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती, लिक्विड सोडियम यहाँ पे यूज़ होता है। एक इसकी थर्ड स्टेज होती है, उसको बोलते हैं, थर्ड स्टेज को होता है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर ये इसकी थर्ड स्टेज। इसमें भी मतलब बहुत सारी सेल्फ सस्टेनिंग सीरीज है। इसमें यूरेनियम 232, यूरेनियम 233 फ्यूल्ड रिएक्टर है। ठीक है, ये मेनली इसमें फ्यूल यूज़ की जाती है। तो ये 3 स्टेज है इंडिया की। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर थर्ड स्टेज है, और सेकंड स्टेज है, और थर्ड स्टेज है हमारी ब्रीडर रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या बोलता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। याद रखना न्यूक्लियर फ्यूज़न में कौन सी चीज़ होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो याद रखना कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम D2O और T2O और T2O जो है ये फ्यूज़न में यूज़ होते हैं। जिरकोनियम फ्यूज़न में यूज़ नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यूज़ होता है, जिरकोनियम यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हमें बताना है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ फ्यूज़ इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। बिल्कुल हीटिंग इफेक्ट है। अगर वहाँ पे ज़्यादा करंट आ जाएगा, फ्यूज़ क्या करता है, जब वहाँ पे ज़्यादा करंट आ जाता है तो खुद पे ले लेता है, हीट हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है, ताकि हमारा आगे का सिस्टम बर्स्ट ना हो। ठीक है, उस फ्यूज़ पे बेस है। ठीक है, सेकंड है इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना ये कभी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ पैरेलल में नहीं, ये कैसे ऐड होता है, सीरीज़ में ऐड होता है। याद रखना हमेशा फ्यूज़ जो है वो कैसे पूरे उसमें सीरीज़ में ऐड होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ। ठीक है, और जब इसका रेजिस्टेंस होता है तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा ए। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हमने देख लिया। ठीक है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कीमो हिट्रोट्रोपिक नेचर ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो हिट्रोट्रोपिक नेचर ऑफ, कीमो हिट्रोट्रोप मतलब दूसरों पे डिपेंड रहने वाले, कीमो मतलब केमिकली। ठीक है, तो कौन कौन से हैं कीमो हिट्रोट्रोप में, हमारे कौन कौन से आते हैं। तो देखो कीमो हिट्रोट्रोप में कौन से आते हैं, ब्रेड माउल्स क्या होते हैं, बिल्कुल हिट्रोट्रोप होते हैं। ईस्ट क्या होती हैं, हिट्रोट्रोप होती है। मशरूम क्या होती हैं, हिट्रोट्रोप होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जब वो ग्रीन ही हो गई तो क्या होते हैं, फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, इसका मतलब वो हिट्रोट्रोप नहीं है। तो फोर्थ जो है वो नहीं है, फोर्थ नहीं है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैं, और लेकिन फोर्थ नहीं है। ठीक है, फोर्थ नहीं है, तो आंसर आ गया डी। आंसर आ गया डी, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, हमें न्यूट्रिनो के बारे में बताना है। न्यूट्रिनो के बारे में बताना है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है कि न्यूट्रिनो इज अ टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल विद नो चार्ज। यस, न्यूट्रिनो क्या होता है, टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता। ये एटम का पार्ट नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एटम का पार्ट नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, थोड़ा सा मास होता है, और हमारी बॉडी से हज़ारों डेली इंटरेक्ट करते रहते हैं, मतलब टकराते रहते हैं। ठीक है, लैब में भी हम इसको बना सकते हैं। तो है सेकंड है, न्यूट्रिनो आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। नहीं, ये मोस्ट अबंडेंट नहीं है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। पहले मोस्ट अबंडेंट कौन से हैं, फोटोन्स हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट पार्टिकल्स कौन से हैं यूनिवर्स में, फोटोन्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूट्रिनो। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग, थर्ड है, न्यूट्रिनो कैन बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। अभी बताया ये लेबोरेटरी में भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिनो। ठीक है, अभी फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है हमारी न्यूट्रिनो की, हमारी फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रिनो की, क्या न्यूट्रिनो कहीं पर यूज़ हो सकता है। येस, न्यूट्रिनो की एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ, येस, ये सन की प्रॉपर्टीज़ को जानने में हेल्प कर सकता है हमारा, और ये हमारा यूनिवर्स के कंपोनेंट्स को जानने में हेल्प कर सकता है, और हमारा जो अर्ली जो यूनिवर्स है उसको जानने में हमारी हेल्प कर सकता है, और मेडिकल इमेजिंग में भी ये यूज़ हो सकता है। मेडिकल इमेजिंग में भी ये यूज़ हो सकता है हमारा न्यूट्रिनो। क्या इंडिया में कोई इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है न्यूट्रिनो के लिए, तो देख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। इंडिया में भी क्या चल रहा है, इंडिया में भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। येस, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये INO प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में न्यूट्रिनो के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, जितने भी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो हैं उनको रीड करेगा। क्या है, केवल किसको रीड करेगा, एटमॉस्फेरिक जो न्यूट्रिनो हैं उनको ओनली रीड करेगा ये। ठीक है, और इसका नोडल इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन सा है, इसका नोडल इंस्टीट्यूट है इंडिया में टाटा इंस्टीट्यूट। कौन सा है, टाटा इंस्टीट्यूट, इसका वो है मेनली इसका नोडल वो इंस्टीट्यूट। ठीक है, और मेनली क्या है, याद रखना, इसमें न्यूट्रिनो को आप वेपन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसमें वेपन बनाने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और
एक तो इसमें वेपन बनाने में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, दूसरी चीज़ इसमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है, टॉक्सिक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज़ नहीं होंगी, ठीक है, अंडरग्राउंड होगा ये, ठीक है। और मेनली इसको कौन करवा रहा है, मेनली इसको करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक मिलकर इसको करवा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये इंडिया का प्रोग्राम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, हमें एपिजेनेटिक चेंजेस के बारे में बताना है। एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं, जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, जो हमारे इनहेरिट हो जाते हैं जो चेंज, उनके बारे में है एपिजेनेटिक चेंजेस। फर्स्ट, दीज आर हेरिटेबल चेंजेस इन द जीनोटाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट लीड टू फिनोटाइपिक चेंजेस, दैट डू नॉट चेंज इनटू फिनोटाइपिक चेंजेस। याद रखना कि इसमें है ना, कभी भी याद रखना एपिजेनेटिक चेंजेस में वो चेंजेस होते हैं जो जिसमें डीएनए चेंज नहीं होता, जिसमें हमारा फिनोटाइप चेंज होता है, ठीक है। हमारा जीनोटाइप चेंज, इसमें क्या होता है, हमारा फिनोटाइप चेंज होता है, जीनोटाइप चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट दे रखा है, इसमें बोल रखा है जीनोटाइप चेंज हो जाता है, फिनोटाइप चेंज नहीं होता है, अपोजिट स्टेटमेंट, ठीक है, अपोजिट स्टेटमेंट दे रखी है। फिनोटाइप तो चेंज होता है लेकिन जीनोटाइप चेंज नहीं होता है। सेकंड है, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो क्या ये जो इसमें चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल नहीं, ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल नहीं होती, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। आप इनको दोबारा भी वो कर सकते हो क्योंकि इसमें डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होती, और जब तक डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होगी तब तक जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है नॉर्मल इसमें। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, आंसर आ गया हमारा डी, आंसर आ गया हमारा डी। याद रखना तीन जो चीज़ें हैं वो हमारे एपिजेनेटिक चेंजेस से रिलेटेड है। एक था डीएनए मिथाइलेशन, एक है डीएनए मिथाइलेशन, एक है हिस्टोन मिथाइलेशन, एक है हिस्टोन मिथाइलेशन, और एक है हमारा माइक्रो आरएनए, एक हमारा माइक्रो आरएनए। ये तीन हैं चीज़ें जो हमारे एपिजेनेटिक चेंजेस से रिलेटेड है। रिसेंट फाइंडिंग हुई है कि जो एजिंग का जो कारण है वो है हमारे एपिग्लूटिक जो नॉइस है वो एक्युमुलेट हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, ये हमारे जीन एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब कर देती है और हमारे जितने भी इनहेरेंट डीएनए फंक्शन है वो उनको इनहेरेंट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए एजिंग जो है वो होती है, इनहेरिट होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, हमारी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो हमारी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। तो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, मैटरनिटी पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, म्यूटिलेटेड रिमेन्स में, बेबीज़ अगर हो जाएं तो अगर उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और फोरेंसिक वाइल्ड लाइफ, तो हर जगह जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज हो सकती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ट्रांस फैट के बारे में बताना, बहुत अच्छे से मैं ट्रांस फैट के बारे में बता चुकी हूँ उसमें। फर्स्ट है ट्रांस फैट्स आर और ट्रांस फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो होते हैं, देखो याद रखना, ये ट्रांस फैट जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सैचुरेटेड होते हैं कि अनसैचुरेटेड, याद रखना। अनसैचुरेटेड मतलब बिना अच्छे, अच्छे नहीं है, अन मतलब नहीं है, सैचुरेटेड मतलब अच्छे, अच्छे नहीं है, मतलब ट्रांस फैट जो है क्या अनसैचुरेटेड है, बिना अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इसलिए इनको कम करने की बात चल रही है, ऐसे याद रख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ जाता है सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड हमारे सही हैं। देख लेते हैं। पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल आर मेन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट, बिल्कुल जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं वो इसका मेन सोर्स होते हैं। थर्ड है हाई ट्रांस फैट इनटेक इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, बिल्कुल अगर हम इसको ज़्यादा लेते हैं तो हमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इनको क्यों डाला जाता है फूड में, क्योंकि जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं ना ये सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड रहते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे, तो जो प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। मेनली बेक्ड फूड में, फ्राइड फूड में मेनली ये पाए जाते हैं कि कौन से, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि FSSAI ने, इंडिया की जो FSSAI है उसने क्या किया है, ट्रांस फैट के अमाउंट पे लिमिट लगा दिया कि हमें 3% फूड में कर देना है, कब तक, 2021 तक, और 2% कर देना है 22 तक हमें 2% कर देना है इसकी लिमिट को। अभी कितनी है, 5% है, अभी कितनी है, 5% है। और एक और WHO का इनिशिएटिव चल रहा है, WHO का एक इनिशिएटिव चल रहा है, क्या है, रिप्लेस कैंपेन में क्या है, हमें किसको रिप्लेस करना है, ट्रांस फैट को रिप्लेस करना है ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल एलिमिनेशन करना है हमें, 2023 तक एलिमिनेट करना है इसको, ट्रांस फैट को जो है एलिमिनेट करना है 2023 तक, इसलिए इसको बोला रिप्लेस कैंपेन, इसको हटाना है, ठीक है, WHO का इनिशिएटिव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। फ्लोरोसेंट लैंप जो है उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, थोड़ी देर पहले ही ये स्टेटमेंट यूज़ हुई है, तो क्या है, मरकरी वेपर जो है लाइट यूज़ करने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप में, कल बताया था ना, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, उसमें कौन सा यूज़ होता है, मरकरी वेपर का उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, मरकरी वेपर और फॉस्फोरस जो कल बताया था, ठीक है। मरकरी वेपर क्या करते हैं, शॉर्ट वेव्स UV लाइट को रिलीज़ करते हैं, और जो बाहर फॉस्फोरस लैंप के ऊपर जो बाहर फॉस्फोरस की कोटिंग होती है वो जब उस UV रेज उस पर जाती हैं और जो बल्ब है वो ग्लो करता है, बल्ब क्या है वो ग्लो करता है, ऐसा होता है।
ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 हमें क्या बोलता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में हमें बताना है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताना है। फर्स्ट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैन ओनली बी प्लेस्ड अबोव द इक्वेटर एंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 790 किलोमीटर। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केवल और केवल इक्वेटर के ऊपर प्लेस होते हैं और इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो 35,790 किलोमीटर होता है। सेकंड है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिक्वायर ए पैराबोलिक एंटीना। इनको जो है एक पैराबोलिक एंटीना की ज़रूरत होती है। इनको जो है एक पैराबोलिक एंटीना की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ज़रूरत होती है। ये जो है सिंपल एंटीना में भी ये काम कर सकता है, सिंपल एंटीना में भी काम कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को हमें कम करना है तो पैराबोलिक एंटीना भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पैराबोलिक एंटीना ही इसमें यूज़ हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैराबोलिक एंटीना इसमें यूज़ हो। थर्ड, देयर आर ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यस, केवल एक ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और जब उसमें रखा जाता है उसको सैटेलाइट को तो वो स्टेशनरी दिखता है, क्योंकि दिन में एक ही बार चक्कर लगाता है ये। ठीक है, याद और हमेशा याद रखना कि जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल में इसको यूज़ नहीं किया जाता। यूज़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके डाटा को, क्योंकि ये डिले करता है, डिले करता है हमारा टाइम, को डिले करता है। इसलिए वीडियो कॉल में क्या होता है, कई बार लेट आवाज़ आती है। तो अगर ये है तो इस सिग्नल को मेनली उसमें यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हमारा एक ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, वो है ये। तो आ गया हमारा सी आंसर। ठीक है, 48 का सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हमें बतानी है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कौन सी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो डिप्थीरिया किससे होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये एक बैक्टीरिया होता है, ये इसको रिलीज़ करता है। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लिप्रोसी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेसे, माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेसे। और पर्ट्यूसिस किससे होता है? पर्ट्यूसिस किससे होता है? बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस। तो ये चारों ही क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। चारों क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसके चारों हो गए। और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है? हमारा कोलरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज़ है, एंथ्रैक्स, ये सारी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब की बार डिजीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? लिथियम आयन बैटरीज के क्या क्या एडवांटेज हैं हमारी ट्रेडिशनल बैटरीज के ऊपर। फर्स्ट है, लिथियम आयन बैटरीज आर स्मॉलर इन साइज एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, आर इन्वायरमेंटली सेफर। बिल्कुल, ये सारी स्टेटमेंट होती हैं। लिथियम आयन बैटरी चीपर नहीं, ये महंगी होती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बैटरी से याद रखना चीपर, ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं ये क्या होती हैं? महंगी होती हैं। थर्ड है, लिथियम आयन हैज़ वर्चुअली नो सेल्फ डिस्चार्ज। बिल्कुल, इनका कोई सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होता, ये इसलिए ज़्यादा दिन तक अपनी एनर्जी स्टोर करके रख सकती हैं। तो आंसर हो गया बी। तो आज के हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जानने को मिली हो तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है लेक्चर वो कल हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।